हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कॉन्टिन्यूस टॉपिक है जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये उसके अंदर ही आ जाता है और उसके अलग भी आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कब ज़्यादा होती है एमिशन की और कब ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन की। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमने ईके डायग्राम ले लिया। बेसिकली ये क्या आता है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये वैलेंस बैंड आ गया, इस पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी क्या आ गई, E1 आ गई। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड आ गया, इस पॉइंट के अंदर एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, E2। वो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से पॉइंट इस पॉइंट पे एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब जब एमिशन होगा, इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कम। तो वो एनर्जी एमिशन के लिए क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट से या अपर स्टेट से कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस। अब इलेक्ट्रॉन्स को वापस जाना है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि तो यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को वापस जाने के लिए एक कंडीशन क्या हो जाती है कि यहाँ पर उस इसमें इस बैंड में क्या होना चाहिए, होल्स होना चाहिए, जहाँ पे वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हो इस होल्स के जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, इस पर एमिशन होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स E2 डैश लेवल के अंदर या E2 इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाना चाहिए, E11 के अंदर होल्स हो जाना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी इसकी, पहले भी आपने पढ़ा इसको, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये क्या हो जाती है, उसकी कंडीशन हो जाती है। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब होल्स को ऑक्यूपेशन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये किससे आएगी, आपके पास एमिशन प्रोसेस से। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, PE इज इक्वल टू FE2 और 1 माइनस FE1। ये जो F है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्मी फंक्शन, ये E2 का फर्मी फंक्शन आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, E1 के साथ में फर्मी फंक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या है, हमने फर्मी फंक्शन ऑफ E2 भी लिया है और E1 भी लिया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक के साथ इन दोनों लेवल की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली तो क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ फर्मी फंक्शन क्या होगा, और यहाँ पे जब होल्स होगा तभी तो वहाँ पे ट्रांजिशन होगी, तभी तो वहाँ पे एमिशन होगा। तो इन दोनों के कारण, यहाँ पे इन दोनों के इकट्ठा होने के कारण हमारे पास यहाँ पे E2 का भी फर्मी फंक्शन लिया गया है, E2 का भी आया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस E1 भी आएगा, क्योंकि इस लेवल की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस लेवल की भी। इस लेवल के करस्पॉन्डिंग तो आपके पास क्या आ गया, FE2, और इस लेवल के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस FE1। तो हमारे पास ये क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या बनेगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या बनेगी आपके पास, ये जो हमारे पास एमिशन प्रोसेस हुआ था अपना, जो हमारे इसके अंदर जो हमारे पास एमिशन प्रोसेस आया था वो हमारे पास क्या आया था, इसके थ्रू आया था, और जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी वो हमारे पास इसके थ्रू आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू आएगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, F ऑफ, ये आपके पास क्या आ गया, F ऑफ E1 डैश, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस FE2 डैश, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लेवल के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दो केस होते हैं उसके अंदर। एक हमारे पास होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास क्वाजी इक्विलिब्रियम। जो थर्मल इक्विलिब्रियम और क्वाजी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फर्मी फंक्शन होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल। बट जो क्वासी इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बैंड के लिए और कंडक्शन बैंड के लिए जो फर्मी फंक्शन होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी करेंगे केस 1 के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है,
अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया, ये आपके पास क्या आ गया, कंडक्शन बैंड का हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वैलेंस बैंड लेवल। ये बीच में हमारे पास क्या ले लिया हमने, फर्मी लेवल्स ले लिया। अब ये जो E2 है, ये क्या है, एक लेवल है जिसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इस लेवल से इसी से थोड़ी ज़्यादा है, ये पूरे का पूरा क्या है, कंडक्शन बैंड। और ये हमारे पास क्या आ गया, E1, ये इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, इस लेवल से थोड़ा कम आ जाएगी, ये कंप्लीट क्या बन जाएगा हमारे पास, वैलेंस बैंड। ये हमारे पास बन गया यहाँ पे कंप्लीट वैलेंस बैंड। इस पॉइंट के अभी इस साइड पे जो आपके पास फर्मी फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो फर्मी फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1FE, और इस पॉइंट के ऊपर बीच में क्या आ जाती है हमारे पास फर्मी फंक्शन की वैल्यू हाफ, और इस पॉइंट पे क्या आ गई, 0। तो ये कुछ आपके पास इस तरीके से इसके अंदर क्या कर गया, फर्मी फंक्शन वेरी कर गया। अब इसके अंदर भी क्या होगा, क्या मैं जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन क्या होगी आपके पास, PE(Fe2) 1 - FE1, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। अब जो FE2 ये हमारे पास क्या है, F(E2) क्या है, सिर्फ ये हमारे पास वैल्यू है F(E2), और 1 - F(E1), जो F(E1) है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, F(E1). तो हमारे पास क्या है, ये टोटल वैल्यू कितनी है, 1, और ये हमारे पास क्या होगी, F(E1). तो 1 - F(E1) कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन के लिए आ जाएगी। तो अभी इसके अंदर आपने देखा कि जो ये वैल्यू है F(E2) और 1 - F(E1), ये दोनों क्या है हमारे पास, स्मॉल क्वांटिटीज़ है। तो अब इन दोनों स्मॉल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो PE है वो भी हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल क्वांटिटी आएगा। अब ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन के लिए अभी जो हमने पीछे फार्मूला लिखा था, F(E1) इंटू 1 - F(E2). अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, E1 की जगह E1' आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, E2 की जगह E2'। अब इसके ये हमारे पास क्या हो गया, EC EV, यहाँ पे फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0.5 और 0 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, इस पॉइंट पे 0.5, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्मी फंक्शन। अब F(E1)', अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक F(E1)', तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी F(E1) की। और दूसरा क्या है हमारे पास, इतना कि ये क्या है, F(E2)', तो 1 माइनस ये टोटल क्या है 1, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 - F(E2) की, तो ये वैल्यू। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर F(E1) की वैल्यू भी ज़्यादा है और 1 - F(E2) की वैल्यू भी क्या है, लार्ज है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो PA ये भी हमारे पास क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी आएगी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब ये क्वांटिटी क्या आ गई, लार्ज, और PE क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, स्मॉल थी। तो PA ग्रेटर देन होगा PE के, ग्रेटर देन होगा PE के। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किसकी, एब्जॉर्प्शन की, एट दी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह आपके पास इसका जो दूसरा केस आता है वो हमारे पास आता है क्वाजी इक्विलिब्रियम। तो इसका जो दूसरा केस आता है क्वाजी इक्विलिब्रियम, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो फर्मी फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, दो होंगे। एक तो हमारे पास आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू कंडक्शन बैंड के, दूसरा हमारे पास आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू वैलेंस बैंड के। अब इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन भी इसके अंदर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन FC कंडक्शन बैंड के कारण इसको हमने क्या किया, सी से डिनोट किया गया, F(C)E2 फर्मी फंक्शन ऑफ E2 कंडक्शन बैंड इंटू 1 - FV(E1), FV E ये आ जाएगा और FCE ये आ जाएगा हमारे पास।
ये 1 के लिए, ये 2 के लिए आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, FV(E1) इंटू 1 माइनस FCE2। इसका क्या आ जाएगा, ये ऑपोजिट लेवल्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है, PE की वैल्यू को आगे फर्दर एनालाइज करेंगे। PE तो जो आपके पास FCE2 की वैल्यू होगी, जो हमारे पास FCE2 की वैल्यूज़ आएगी, ये जो हमारे पास FCE2 की वैल्यूज़ आएगी, ये किसके इक्वल होगी, FCE2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होती है 1/e⁻²E2। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे E2 है, तो हमारे पास भी क्या आ गया, E2 माइनस E ऑफ FC डिवाइड बाय KBT। ये E की पावर में, ये E की पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, दिस के डिवाइड में है KBT, और इस कंप्लीट की प्रोसेस के, इसके कंप्लीट क्वांटिटी के प्लस में आएगा 1। तो अभी हमने क्या करना है, 1 माइनस इसको सोल्व करेंगे। तो जो इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, अब ये आपके पास क्या है कंडक्शन बैंड के लिए, ये आपके पास क्या है बैलेंस बैंड के लिए। अब कंडक्शन बैंड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या था, E2 था, और बैलेंस बैंड के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। यहाँ पे कंडक्शन बैंड के लिए क्या था, FC था, यहाँ क्या आ जाएगा, FV। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस e⁻E1 माइनस EFV बाई KBT को 1 डिवाइड बाय इस क्वांटिटी को 1 माइनस करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। सिंपली आपके पास एक बार लिख देते हैं यहाँ पर कि FV(E1) की जो वैल्यू है वो बनेगी आपके पास e⁻E1 माइनस EFV डिवाइड बाय KBT और प्लस में 1। अब 1 माइनस इसको जब सोल्व करोगे तो इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे इसके दिया आता है 1 डिवाइड में, जब इसको 1 माइनस समथिंग करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो उसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो PE की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कंप्लीटली ये वैल्यूज आ गई। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, P एब्जॉर्प्शन के लिए निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी, और फिर उसको जो 1 माइनस था, 1 माइनस F ऑफ समथिंग था जो, उसको जब हमारे पास सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी। अब आप चीज़ देखोगे, अब आप एक चीज़ देखोगे PA में, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, PE की जो लोअर क्वांटिटी है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है आपके पास। PE के अंदर ये भी सेम क्वांटिटी है, और यहाँ पे आपके पास PA के अंदर ये भी क्या है, सेम क्वांटिटी। तो जो क्वाजी इक्विलिब्रियम होता है, इन दोनों के अंदर आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम। अब जो क्वाजी इक्विलिब्रियम के अंदर जो क्वांटिटी होती है, अब जो क्वाजी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ जाती है आपके पास कि PE एमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PE जब PA से ग्रेटर होगा, ये दोनों क्वांटिटी क्या हैं, इक्वल हैं, तो E1 माइनस EFV ग्रेटर देन हो जाएगा E2 माइनस EFC, दोनों में से KBT कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, इससे ज़्यादा। तो इसको रीअरेंज करेंगे हमारे पास, तो E1 आपके पास इस साइड आ जाएगा, तो E2 माइनस E1 बन जाएगा, और माइनस EFC उस साइड जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, EFC माइनस EFV। तो अब आपके पास क्या है, हमें पता है कि E2 माइनस E1 ये किसके इक्वल होता है, H न्यू के। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, H न्यू को पुट कर सकते हैं। और जो H न्यू होता है, जो ये H न्यू होता है, इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, बैंड गैप से ज़्यादा। जैसे हमें पता है ना, एक हमारे पास वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, E2, और यहाँ एनर्जी क्या आ गई, E1। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस आपके पास क्या आ जाता है, H न्यू हो जाता है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। जब यहाँ से ट्रांजिशन होगी तो E2 माइनस E1 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा, H न्यू। अब ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं EG, बैंड गैप।
अब इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस जो ये है इससे ज़्यादा होगा तभी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो मीन्स क्या है कि एच न्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होता है Eg के। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी एच न्यू से ज़्यादा है तो ये तो Eg से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये फिजिकल क्वांटिटी EFC माइनस EFV ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा Eg के। तो इस केस के अंदर क्या फाइनल रिजल्ट निकला कि जो प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन बन गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ग्रेटर देन होगी एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। तो जो डिफरेंस इन दी क्वाजी फर्मी लेवल्स मस्ट बी ग्रेटर देन दी बैंड गैप Eg। जब इन दोनों का डिफरेंस बैंड गैप से ज़्यादा होगा तभी आपके पास क्या होगा, क्वासी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होता है, और तभी आपके पास क्या होगा, एमिशन प्रोसेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन 8 है, ये बिल्कुल एज इट इज सेटिस्फाई करते हैं जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने लेज़र में पढ़ा होगा। लेज़र के अंदर क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, कि जो एक्साइटेड लेवल होता है, एक्साइटेड स्टेट होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू N1 से। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम होगी ना, तो पॉपुलेशन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और एम्प्लीफिकेशन तभी हमारे पास होती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, और इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेज़र एमिट होती है, और हाई एनर्जी की लेज़र एमिट होती है जब उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन हो। तो N2 ग्रेटर देन N1 होगा तभी हमारे पास क्या होगा, और N2 माइनस N1 ये क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ से ज़्यादा होगी, तभी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है, और तभी हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होती है। ये तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल लेज़र का केस आ गया। और जो ये कंडीशन जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर लेज़र होती है, उसके अंदर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होगी, अदरवाइज़ उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन भी नहीं होगी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर लेज़र होती है। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इन 2 केसेस, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एमिशन, और दूसरा केस था हमारे पास क्वाजी इक्विलिब्रियम जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।